नमस्कार दोस्तों। सक्षम अकादमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने सामान्य ज्ञान की एक श्रृंखला चलाई हुई है और उसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। तो भारत को हम भौतिक प्रदेश के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार से बांट सकते हैं। वैसे भी ज्यादातर लोगों को पता है कि भारत का जो भौगोलिक बनावट है, वह बनावट के दृष्टिकोण से भारत हमारा काफी संपन्न और धनी राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत में हर प्रकार की भौगोलिक स्थितियां लगभग लगभग पर्याप्त अवस्था में पाई जाती है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर ना हमने लिखा पर्वत और पहाड़ी है। तो भारत में जो पर्वत का क्षेत्र रहेगा, ये संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 6% माना जाता है। और पहाड़ियों का जो टॉपिक है, लगभग ये 18.5% माना जाता है। तो पठार लगभग पाया जाएगा 27.5% है, और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा ये मैदान। और मैदान लगभग पाया जाएगा 43.2%। हम लोग इसको पठारों को ना राउंड फिगर 28% भी मान सकते हैं, लगभग में सही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा कि भारत में स्थिति के आधार पर पर्वत कितना होगा, तो 10.6% भाग रहेगा संपूर्ण भारत का। संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल का लगभग 10.2% भाग पर्वत रहेगा, और उसी के आधार पर 18.5% भाग पर पहाड़ी पाई जाएगी। और पठारों का एरिया थोड़ा ज्यादा, लगभग 28% है। और सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, मैदान पाए जाएंगे। यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं, पर्वत और पठार। तो पर्वत और पहाड़ी, सॉरी, तो पर्वत और पहाड़ी में अंतर ये होता है ना कि जो थोड़ा ज्यादा ऊंचा भाग होगा, मतलब 1000 मीटर से ज्यादा, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, उस विकास मतलब उस विकसित भूभाग को पर्वत कहा जाएगा। और जो पर्वतों का अविकसित छोटा दायरा होता है, जिसकी मतलब ऊंचाई लगभग 1000 लगभग या 1000 के आसपास होती है, उनको हम पहाड़ियां कहते हैं। तो ये अलग हो जाएगा पर्वत, और उसी का मतलब अल्प स्वरूप का होगा, पहाड़ियां हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर है, तो जो हमने यहाँ पर छोटा सा एक मतलब भारत का मैप भी बनाया हुआ है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में मतलब ये होगा ना कि हमारे भारत का जो पर्वत तो कई सारे हैं, लेकिन हमारे भारत का सबसे बड़ा पर्वत क्या होता है, हिमालय पर्वत। और ये जो हिमालय पर्वत है, ये पर्वत हमारे भारत के उत्तर में है। अतः हम लोग इसको लिख लेते हैं पर्वत उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और पठार, पठार हमारे प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण में पाया जाएगा। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैदान, मैदानों को थोड़ा सा सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग 3 प्रकार से बांट लेते हैं। एक तो हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, ये चीज है। या हम इसी को और कह सकते हैं गंगा का दोआब क्षेत्र, या गंगा का दोआब क्षेत्र, या हम इसी को कह सकते हैं गंगा का अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जो कि उत्तर में फैला हुआ है, अतः मान लिया जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। मैदान में एक हमारे पास हो जाएगा ना मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मैदान। मरुस्थलीय मैदान जो कि हमारे भारत में कहाँ पर रहेगा, राजस्थान में रहेगा, थार मरुस्थल के सापेक्ष। और दूसरा हो जाएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान, हम लोग मैदानों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, या मरुस्थलीय मैदान, या तटीय मैदान। देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, द्वीप समूह हो जाएंगे, द्वीपों के बारे में हो जाएगा। तो पहले इन चीजों को थोड़ा समझ लिया जाए कि क्या क्या स्थिति है। तो जो ये हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता है, और इसी के ना ऊपर का हिस्सा क्या होगा, लद्दाख कहलाएगा। तो लद्दाख में पूरा ऊपर से लेकर के नीचे की ओर पूरा उत्तराखंड और हिमाचल होते होते ये पूरा सिक्किम वगैरह, यहाँ अरुणाचल तक, ये अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो कि उत्तर में है, वही लिखा गया उत्तर का पर्वतीय भाग। बाकी पर्वत और हैं, हम लोग जब अलग अलग पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पठारी भाग है, हमारे बीच में ना पाई जाएंगे ना विंध्याचल पर्वतमाला। अब जब विंध्याचल पर्वतमाला हमारे भारत को 2 भागों में तोड़ दी है, एक तो उत्तर का भारत होगा और एक दक्षिण का भारत हो जाएगा। इसके नीचे पूरा का पूरा क्या रहेगा, पठार रहेगा। मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो
त्रिया जो मतलब तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा दक्षिणी भारत हमारा क्या होगा, पठार होगा। और इसमें सबसे बड़ा पठार क्या होता है भाई, दक्कन का पठार। ठीक है। अब फिर क्या होता है, मैदान। मैदान हम लोगों ने तीन प्रकार से बनाया। गंगा, यानी ये जो क्षेत्र होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो बीच में है, गंगा नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। इसका प्रवाह भारत में 5 राज्यों में होता है। उत्तराखंड, और उत्तराखंड से ही मतलब ये समतल मैदान में आ जाएगी हरिद्वार से। और एक लंबी दूरी तय करेगी, सबसे बड़ी दूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो गंगा तो मुख्य नदी है। तो गंगा के अलावा भी गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग राज्यों से आती हैं, और एक बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में एक बड़े विस्तृत दोआब मैदान का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है दोआब। दोआब क्या होता है भाई, दो नदियों के बीच का स्थल जिसको दोआब कहा जाएगा। जैसे अभी मान लिया कि ये एक नदी है और इसकी एक सहायक नदी क्या होती है ये, तो ये जो बीच का क्षेत्र होगा हम लोग इसी को क्या मानेंगे, दोआब। और दोआबी क्षेत्र जो होगा वो जलोढ़ मृदा का बना हुआ होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उपयोगी, उपजाऊ होता है। कृषि के दृष्टिकोण से दोआब क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कृषि की बेहतर अवस्था पाई जाती है। ये चीज हो जाएगी। मरुस्थलीय मैदान, इस पॉइंट पर क्या होगा, राजस्थान रहता है, राजस्थान। और इसी राजस्थान के सापेक्ष क्या मिलेगा, थार मरुस्थल, जो कि मैदान का ही भाग माना जाता है। और एक बिंदु और लिखा गया, द्वीपीय तटीय मैदान। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और वो तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, लगभग पश्चिम में 5 हैं और पूरब में 4। इन तटीय राज्यों के समुद्री किनारे 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 पतली पतली पट्टी, सकल पट्टी में एक बड़ा मैदान, लंबा मैदान, पतला संकीर्ण मैदान पाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा तटीय मैदान। तो मैदान 3 प्रकार से बन जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, द्वीप समूह। द्वीप मतलब क्या है, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या मिलेगा ना, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी को नीचे क्या होता है भाई, हिंद महासागर। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का ही एक भाग बंगाल की खाड़ी होती है, और इसी का एक भाग क्या होता है, अरब सागर होता है। तो इन्हीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत के बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या होता है भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार से क्या होता है, अलग होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। और अरब सागर में भारत का प्रमुख द्वीप समूह क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि मूंगा प्रवाल चट्टानों का बना हुआ होता है, जहां पर भारत की सर्वाधिक जलीय जैव विविधता भी पाई जाती है। और मतलब यहाँ लगभग 30 द्वीपों का समूह होता है, जो कि अरब सागर में पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत में बहुत सारे द्वीप हैं। इस टॉपिक में हम द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के है क्या, भारत का भौतिक प्रदेश। तो न बनावट के आधार पर हमारे यहाँ भारत में पर्वत पाया जाएगा, जिसकी मात्रा कितना 10.6% होती है। पहाड़ी पाई जाएगी, इसकी प्रतिशतता लगभग 18.5% होती है। और पहाड़ी पर्वत का अल्प विकसित स्वरूप होता है। पठार पाया जाएगा तो लगभग 27.7% या राउंड फिगर 28% पाया जाएगा। मैदान जो सर्वाधिक मात्रा में है 43.2% के आसपास पाया जाता है। हम उसी क्रम पर फिर से थोड़ा की स्थिति के आधार पर, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा बड़ा हिमालय पर्वत है, तो उत्तर का क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र। पठार हमारा दक्षिण में हो जाएगा, जहां पर ये हिस्सा आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तमिलनाडु का भाग, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना का भाग, महाराष्ट्र का भाग, गोवा का भाग, ये लगभग समस्त मतलब दक्षिणी भारत में क्या मिलेगा, पठार ही देखने को मिलता है। मैदान, मैदान उत्तर का विशाल मैदान, गंगा का दोआब मैदान, और राजस्थान के सापेक्ष क्या मिलेगा, मरुस्थलीय मैदान। और ये किनारे किनारे पर तटीय क्षेत्र में क्या मिलेगा, समतटीय मैदान। उसके बावजूद लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, द्वीप समूह। तो अरब सागर में कहा क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, और बंगाल की खाड़ी में क्या होगा, अंडमान और निकोबार। द्वीप बहुत सारे हैं। हम लोग बंगाल की खाड़ी का अलग पढ़ेंगे और अरब सागर का अलग पढ़ेंगे। हम लोग अब शुरुआत में क्या करते हैं, तो पहला भाग पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत। तो जो भी अभ्यर्थी जिनको लगे कि हमारा कंटेंट ये अच्छा है, ये आपके लिए उपयोगी है, आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप इसको शेयर करिए, और आप बाकायदा हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिए, और इस कंटेंट को आप बाकायदा नोट करते रहिए।
जितने भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम होते हैं, या हमारा कंटेंट आपके लिए निश्चित रूप से क्या होगा, उपयोगी हर उपयोगी रहेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम अपना पहला टॉपिक डालेंगे, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा इसकी पहले थियरी पढ़ ली जाए। आज भाई हिमालय हमारी भारत का सबसे लंबा पर्वत है, पढ़ लिया जाता है। सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा पर्वत, ये चीज। तो हिमालय का इतिहास भी काफी मतलब पुराना रहा है। हिमालय के इतिहास में क्या होता है कि हिमालय का पहली चीज तो कब बना, तो हिमालय की रचना या निर्माण को लेकर के विद्वानों में, या मतलब भूगोलविद भूगोलविदों में काफी सारे मतभेद हैं। तो यहाँ पर हम लोग निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालय पर्वत का निर्माण देखिए, तो हिमालय पर्वत के निर्माण का जो सिद्धांत है, निर्माण का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में वर्तमान में दो सिद्धांत काफी ज्यादा चर्चा में है, और इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एक होगा ओबर का भूसन्नति सिद्धांत। ओबर का भू सन्नति सिद्धांत, ये चीज है सिद्धांत। और दूसरा सबसे ज्यादा प्रमाणित सिद्धांत क्या हो जाएगा, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांतों के बारे में काफी मतलब व्यवस्थित चर्चा की जाएगी। पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे जहां पर आज हमारा मतलब हिमालय पर्वत है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग समझेंगे, इसके ऊपर में क्या रहेगा, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड मतलब ये एक चट्टान है, जिसको बोला जाएगा कुल मिलाकर के मतलब यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट कहा जाएगा। और इसी इसी को आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, और मतलब इसी के समानांतर नीचे की ओर हम लोग मानेंगे एक दूसरी मतलब प्लेट, और जिसको क्या माना जाएगा, गोंडवाना प्लेट। गोंडवाना प्लेट या गोंडवाना चट्टान कह सकते हैं। और ये ना भारतीय मतलब भूभाग माना जाएगा। और ये बीच में एक छिछला उथला पतला ज्यादा सागर था, जिसको बोला जाएगा टेथिस सागर। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जहां पर आज हिमालय पर्वत है, यहाँ पर पहले क्या था, टेथिस सागर था। और टेथिस सागर के उत्तर में क्या रहेगा, अंगारा लैंड रहेगा। और दक्षिण में क्या रहेगा, गोंडवाना लैंड रहेगा। और बीच में भू सन्नति का मतलब क्या है, भू सन्नति का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मतलब पतला लंबा छिछला जमीन क्षेत्र, ये चीज हम समझ लेते हैं। पतला लंबा और क्या होगा, छिछला जलीय क्षेत्र। तो भूसन्नति का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जल का वह क्षेत्र जो बहुत पतला हो, बहुत ज्यादा चौड़ा ना हो, और एक लंबी दूरी तय कर लंबे क्षेत्र में रहेगा, और बहुत ज्यादा गहरा ना होकर के छिछला छिछला रहता है, इस क्षेत्र को बोला जाएगा भूसन्नति क्षेत्र। तो हमारा जो तेथिस सागर था पूरा का पूरा, वो इसी प्रकार की सन्नति पे स्थित था, जहाँ की आज वर्तमान में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ जाता है। हम इसी तेथिस सागर को कहते हैं हिमालय पर्वत का गर्भगृह। तो हम लोगों ने क्या देखा, ओगर जी क्या कहता है, ओगर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है कि मतलब हिमालय पर्वत का निर्माण जिस क्षेत्र में हुआ, वहां पर पहले पतला लंबा छिछला हो इस प्रकार का जलीय क्षेत्र पाया जाता था। इसमें है क्या ना कि मतलब कि यहाँ पर ना दोनों तरफ दोनों तरफ से नदी का क्या होगा था, प्रवाह।
अब जब नदी का प्रवाह होगा तो इसके द्वारा मतलब इसके द्वारा क्या होगा, मलबा लाया जाएगा। नदी प्रवाह होगा, नदी प्रवाह होगा तो यहाँ पर चट्टानों का क्या होगा, अपरदन होगा। और अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, मलबा प्रवाह। मलबा क्या होगा, प्रवाह। और ये मलबा आकर के इसी तेथिस सागर में क्या होता था, स्टोर होता रहता था, जो दोनों अंगारा और गोंडवाना से लाया जाता था नदियों के द्वारा। अब ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई है, एक लंबे समय तक, मतलब करोड़ों साल, लगभग 7 करोड़ पहले की थियरी है ये। मतलब ये प्रक्रिया निरंतर एक लंबे समय तक, सालों साल तक चलती रही, और लगातार मलबा दोनों तरफ से नदियों के द्वारा लाया जाता रहा। अंत में क्या होगा, ये परिणाम स्वरूप एक भू संचलन उत्पन्न होता है। अवतरण जैसे क्या होगा ना, कि जब अपरदित मलबा एक लेयर बाई लेयर जमता रहेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि भू अवतरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब इस मलबे के द्वारा मलबा जमाव से मलबा जमाव से भू अवतरण संभव हुआ। भू अवतरण अवतरण क्या हुआ, संभव हुआ। भू अवतरण क्या हुआ, संभव हुआ। अवतरण क्या है भाई, जब लेयर बाई लेयर, परत दर परत मलबा एक के ऊपर एक जमता जाएगा, तो दबाव नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और वहां की मतलब जो स्थिति, जो चट्टानी होंगी नीचे की ओर धंसती हुई चली जाएंगी। अब अगर चट्टान नीचे धंसेगी और किनारे किनारे बड़े बड़े मतलब बड़े बड़ी बड़ी अंगारा गोंडवाना चट्टाने हैं, तब जब वो दबेगा, बीच का हिस्सा नीचे जाएगा, तो किनारे किनारे वाले पहले चट्टान दोनों आपस में क्या होंगे, संतुलित हो जाएंगे। हम अंतिम में क्या समझ सकते हैं कि जब भू अवदोलन की स्थिति संभव होती है, तो यहीं पर क्या होगा, दो इसके परिणाम स्वरूप भू संचलन उत्पन्न होगा। दोनों चट्टानों में भू संचलन उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ। जब अवतलन होगा तो दोनों चट्टानों में भू संचलन होगा। परिणाम, अंगारा तैतीस सागर की ओर और गोंडवाना भी तैतीस सागर की ओर। परिणाम होगा ना कि जहां पर तैतीस सागर था, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं काराकोरम पर्वत, और दूसरा भाग क्या हम एक समझ सकते हैं, एक उदाहरण क्यूनलुन पर्वत। क्यूनलुन पर्वत, दो पर्वत हम लोगों ने देख लिया। और जो इस अवतरण या भू संचलन से जो अप्रभावित भाग था, अप्रभावित भाग, इस अप्रभावित भाग को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो ये किसका सिद्धांत है, मतलब कोबर का भू सन्निधि का सिद्धांत है। और इसी कोबर के भू सन्निधि सिद्धांत को हम लोग क्या जानते हैं, पर्वतों का पालना, इस नाम से भी जाना जाता है। तो कोबर का जो भू सन्निधि का सिद्धांत होगा, ये पर्वतों की पालना, एक स्टैटिक जीके के तौर पर काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है। बाकी जिन लोगों को थोड़े बड़े एग्जाम लेने हैं, सिद्धांत के बारे में थियरी समझनी है, इनका सिद्धांत यही कहता है कि जहां पर आज मतलब हिमालय पर्वत है, यहाँ पर पहले क्या था, तैतीस सागर था, जो कि बहुत पतला हुआ था, पतला लंबा छिछरा जलीय क्षेत्र है, भूषण नदी था। उत्तर में अंगारा लैंड रहेगा, दक्षिण में गोंडवाना लैंड रहेगा। अब दोनों तरफ से नदियों का प्रवाह होता रहा, और हजारों हजार साल तक नदियों के द्वारा मलबा लाया जाता रहा। मलबे का एक के ऊपर एक जमाव होगा, जमाव ज्यादा होगा तो नीचे की ओर क्या होगा, बल लगेगा। परिणाम किस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न हुई है, भूअवतरण होता है। और इसी भूअवतरण के परिणाम स्वरूप दोनों चट्टानों में क्या होगा, भू संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। परिणाम जहां पर तैतीस सागर था, तो वहां पर कई प्रकार से काराकोरम और क्यूनलुन नामक पर्वतमालाओं का जन्म होगा। और ये निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, मतलब ये निर्माण कई सालों तक, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक होता रहा। और हिमालय पर्वत का निर्माण मुख्यतः 3 चरणों में हुआ है। सबसे पहले महान हिमालय बना है, उसके बाद लघु हिमालय बनेगा, फिर मुख्यतः क्या होगा, हमारा निम्न हिमालय, बा हिमालय, शिवालिक हिमालय का क्या होता है, जन्म होता है। तो और जो अप्रभावित भाग रहेगा कोबर के मतानुसार, आज हम उसको नाते जानेंगे, तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक क्या होगा, कोबर का सिद्धांत पूरा हुआ। अभी हम लोग इसको देखेंगे फिर विवर्तनीय सिद्धांत, तब जाकर आज हमारा ये एक क्लास हमारा पूरा हो जाएगा।
तो हम एक बार पुनः कहना चाहेंगे, जिन जिन लोगों को हमारा यह कंटेंट काम का लग रहा हो, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ही मतलब सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के साथ जुड़िए। जैसे भी संभव होगा हम लोग जल्दी जल्दी आकर के आप लोगों को अपना कंटेंट देते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। बस आप इतना करिए कि हमारे इस कंटेंट को अपने साथियों तक या हमारे इस मतलब वीडियो को पूरा आप देखिए और इसको आप लाइक और शेयर करिए। यही हमारा क्या होगा, उपहार माना जाएगा। अब देखें, अब जो दूसरा टॉपिक है इसको हम हटा देते हैं। जिन लोगों को नोट करना होगा आप हमारे साथ में नोट कर सकते हैं। इस फिगर के द्वारा आप इसको थियरी को आप और आसानी से समझ सकते हैं। बाकी मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हैं, जब भी आप उस नंबर आप इसको देख सकते हैं। अब जो दूसरी थियरी कह रही है मतलब प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जो कि आज वर्तमान समय में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का क्या होता है, सबसे मान्य सिद्धांत सिद्धांत यही सबसे ज्यादा सिद्धांत होगा, जो कि हेरी हेस महाराज की है। हेरी हेस हेरी हेस की थियरी है। हम लोग जानते भी हैं हमारी जो ऊपर की भूपर्वटी है कई प्रकार की छोटी और बड़ी प्लेटों से मैग्मा के ऊपर तैर रही है। और जब आंतरिक हलचल होगा तो ये प्लेटें आपस में पास पास आती हैं, दूर दूर आती हैं। अब जब दोनों प्लेटें नजदीक नजदीक आएंगे तो विनाशकारी किनारे का निर्माण होगा। जैसे अभी यहाँ पर ना हमने क्या बनाया कि एक प्लेट प्लेट हमारी ए है और ये क्या होगा, प्लेट हमारी बी हो गई है। अब प्लेट ए और प्लेट बी दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही है। अंत में स्थिति क्या होती है ना कि प्लेट ए और प्लेट बी आपस में क्या होंगी, टकरा जाएंगी। अब जब टकराएंगे तो यहीं पर क्या होगा, विनाशकारी विनाशकारी किनारा विनाशकारी किनारा का क्या होगा, जन्म होगा। और स्थल का एक बड़ा हिस्सा वलन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक लंबी पर्वत कला का क्या करेगा, जन्म लेगा, रूप धारण कर लेगा। यही सिद्धांत है हेरी हेस का। तो वही फिर से वही पुराना वाला फिगर है कि उत्तर में क्या होता है, अंगारा की चट्टान पाई जाती है और हमारा बीच में क्या होता है, तेथिस सागर पाया जाता है। दक्षिण में क्या होता है, गोंडवाना पाया जाता है। ये जो थियरी है मतलब हिमालय का जो निर्माण होगा ना, टर्सियरी काल टर्सियरी काल का मुख्यतः माना जाता है। बाकी हिमालय का निर्माण किसी कालों में हुआ, लेकिन जो आंसर बनेगा स्टेटिक्स लीजिएगा हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, तो आप आंसर दे सकते हैं टर्सियरी काल में हुआ है। अब इनकी थियरी क्या कह रही है कि जो गोंडवाना की चट्टान है, मतलब जो नीचे वाली गोंडवाना चट्टान है, गोंडवाना चट्टान यह अंगारा की तरफ अंगारा की तरफ उत्तर और पूरब दिशा में क्या हुई, प्रवाहित दिशा में प्रवाहित हुई। अब जब प्रवाहित होगा तो जो तेथिस सागर का मलबा था, तेथिस सागर का मलबा मलबा यही मलबा वलन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वलन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक लंबी पर्वतमाला का रूप धारण करता है। यही थियरी है कि भाई गोंडवाना जब ऊपर की ओर चला, अब जब ऊपर की ओर चढ़ेगा वो उत्तर और ये मतलब पूरब की स्थिति है, तो पश्चिम से पूरब की ओर एक ऐसी लंबी वलन प्रक्रिया क्या होगी, पनपेगी। और इसी को आज हम लोग इस नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं, एक तो कुबर का सिद्धांत होगा और इसका हो जाएगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को जब आप पढ़ लेंगे तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को लेकर के कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। अब अभी थोड़ा सा हम कुछ बिंदु आप लोगों को लाइनअप में बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय पर्वत के बारे में सामान्य जानकारी है जो कि लगभग लगभग प्रत्येक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए। पहला बिंदु हमारा ये माना जाएगा कि यहाँ सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, यहाँ भारत में सिंधु सिंधु मोड़ से ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र मोड़
तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। या और आप समझ सकते हैं इसका देशांतरीय विस्तार, इसका देशांतरीय विस्तार लगभग 22 देशांतर में है। ये चीज है। हमारा हिमालय पर्वत का विस्तार आप समझ सकते हैं यहाँ आंकड़े से कि 24 किलोमीटर के आसपास है और यह लगभग 22 देशांतरों में फैला हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं ना, यह अर्धवृत्ताकार पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर फैला है। और आप क्या जानेंगे ना, पूरब में चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर लगभग, जबकि पश्चिम में चौड़ाई 450 से 500 किलोमीटर लगभग। ये चीज है। तो पूरब में चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में चौड़ाई कम है। और इसका केवल एक मतलब ही मिलेगा, यहाँ पर ना पूरब में वलन प्रक्रिया काफी तेजी के साथ होती है और पश्चिम में वलन प्रक्रिया क्या होगी, बहुत कम होती है। और हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ आज भी निर्माणाधीन है। इसमें लगातार विस्तार जारी है। लगातार विस्तार क्या होगा, जारी है। ये तो थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग देखें जिन लाइनों को हमने यहाँ पर वन लाइनर में बनाया है, तो अगर आप लोग इसको और डिटेल करना चाहें तो हमारे भारत की लगभग यही कंडीशन है। एक हम यहाँ पर आप लोगों के सामने रफली सामान्य मैप समझने के लिए बना रहे हैं। तो सिंधु ना इसी पॉइंट से पाकिस्तान में जाएगा और ब्रह्मपुत्र हमारा नामचा बर्मा को पार करके अंदर है। तो यहाँ से लेकर के लगभग ऐसे आप समझ सकते हैं हमारा हिमालय पर्वत ऐसे फैला हुआ है। ठीक है। तो ऊंचाई ये पूर्वी भाग हो जाएगा और ये हमारा पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो पूरब में क्या होगा, हमने क्या लिखा, यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा। ऊंचाई यहाँ पर ज्यादा है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि चौड़ाई कम। और इसका सबसे मेन कारण क्या होगा, वलन प्रक्रिया का ज्यादा प्रभावी होना। यानी जो वलन प्रक्रिया हुई है एक उत्तर पूर्व की ओर होगा, इधर की ओर चट्टानें ज्यादा ऊंची और ज्यादा ऊंचाई की ओर जाएंगी, जबकि पश्चिम में वलन प्रक्रिया कम होती है। परिणाम ऊंचाई कम होगी, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको आप समझ सकते हैं। अब ये जो दूरी है, ये अर्धवृत्ताकार मतलब चाप की तरह दिख रहा है और ये लगभग ना कितना पाया जाएगा, 2400 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, उसके बाद थोड़ा सा मतलब तिब्बत में तो है ही, और हमारा क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। नीचे के मतलब जो 7 सिस्टर राज्य होंगे, यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाएंगी, जो कि इसी का भाग मानी जाती। और आज भी यह मतलब निर्माणाधीन अवस्था में, क्योंकि हमारे भारत का युवा पर्वत है और आज भी इसकी चोटियों में ऊपर की ओर ऊंचाई में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं और कल हम आप लोगों को बताएंगे हमारे पर्वत के अलग अलग भाग कैसे होते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।